नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। पूर्वोत्तर रेलवे गोंडा गोरखपुर के रूट पर जरवा रेलवे स्टेशन जो नेपाल सीमा से सटा हुआ है, पिछले करीब 14 वर्षों से ट्रेनों का आवागमन बंद है। रेल भवन एकदम खंडहर में तब्दील हो गया है। रेल पटरी जंग की मार झेल रही है। खिड़की दरवाजे गायब हो चुके। पेयजल के लिए निर्मित कुआं भी पट चुका है, जिसकी खबर कई बार मीडिया के माध्यम से उजागर भी हुआ। कीमती रेलवे सामान गायब हालत में देखे जा रहे थे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए DRM डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री बुधवार करीब 1:30 बजे जरवा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर 2007 को रेल संचालन बंद हुआ था। तभी से ट्रेनों का संचालन बंद है। इसकी रिपोर्ट विभाग के उच्चाधिकारियों को दी जाएगी। जरवा रूट की ट्रेन संचालन के संबंध में उन्होंने कहा कि रेल संचालन केंद्र व राज्य सरकार की मांग पर संभव हो सकता है। इस पर सरकार को निर्णय लेना है। जरवा रेलवे स्टेशन को चालू करने के लिए फिलहाल सरकार किसी तरह की सहमति नहीं प्रदान की है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा। लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती के सांसद राम श्रोमण वर्मा ने रेलवे संचालन के लिए सदन में प्रस्ताव रखने एवं लिखा पढ़ी करने के संबंध में DRM डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री को अवगत कराया और रेल संचालन कराने की मांग की। क्षेत्रवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख हीरालाल यादव, महाराणा प्रताप जनजातीय सेवा संस्थान के अध्यक्ष मदन लाल जायसवाल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान के प्रबंधक रामपाल यादव, संतोष कुमार गुप्ता, विनोद कुमार यादव, शिव कुमार, ध्रुव यादव, घनश्याम यादव, शैलेंद्र यादव सहित क्षेत्रवासियों ने जरवा रेलवे स्टेशन को शीघ्र चालू कराए जाने की मांग की है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो, रामपाल यादव की रिपोर्ट। क्षेत्रवासी द्वारा किए जा रहे हैं। लोगों की उम्मीद था कि अब ये बनेगा और पुनः हम लोग को रेल सुविधा यहाँ मिलेगी। नेपाल बॉर्डर यहीं किनारे है, तुरंत 1-1.5-2 किलोमीटर दूरी पर। लेकिन अब ये तो सब हमारे हाथ के बाहर है ना। जो चीज़ हमारे हाथ में है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें अब निर्णय स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जाता है उसके अनुसार ही हो। विश्व हार्ट दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब पटना साउथ के सौजन्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय पटना में 29 सितंबर को डायबिटिक चेकअप कैंप लगाया गया। इस अवसर पर बिहार और झारखंड अंचल के अपर केंद्रीय आयुक्त संजय कुमार और क्षेत्रीय आयुक्त MS आर्या और क्षेत्रीय आयुक्त ब्रजेश कुमार के साथ साथ कार्यालय के सभी कार्मिकों के मधुमेह के स्तर की जांच की गई। इस अवसर पर रोटरी क्लब पटना साउथ के सभी रोटरियन के सहयोग और श्रीमती बिंदु सिंह PDG के मार्गदर्शन में रोटरी क्लब के राजेश कुमार, श्री मनीष शर्मा, मुकुल प्रसाद, विवेक कुमार, JP शर्मा, मोहन कुमार उपाध्याय के साथ जांचकर्ताओं की टीम में सर्वश्री निरंजन कुमार शर्मा, सागर राज, जयप्रकाश, सुशांत कुमार ने पूरा सहयोग किया। रोटरी क्लब पटना साउथ से अध्यक्ष चंद्रमणि कुमार की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार विभाग से प्रधान संपादक शिवमणि त्रिपाठी, सह संपादक डॉक्टर माधुरी भट्ट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के श्री गांधी महाविद्यालय मैदान में जनसभा में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 484.41 करोड़ की 167 जिले की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सपा, बसपा व कांग्रेस पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने जनपद के विभिन्न विभागों के लाभार्थी परक योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2013 में देश के सामने यही सपना संजोया था और नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। अब विकास सबके लिए किया जा रहा है। मैं इस पौराणिक भूमि को प्रणाम करता हूँ। हम लोग सभी पर्व और त्योहारों को शांति पूर्वक मनाते हैं और किसी दंगाई की हिम्मत नहीं की पर्व व त्योहारों पर खलल डाल सके। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। सीएम योगी ने PM आवास शहरी के लाभार्थियों को चाबियां सौंपी।
आसरा योजना के लाभार्थियों को भी सीएम योगी ने स्वीकृति पत्र प्रदान किया। सामुदायिक केंद्रों की भी चाबियां सौंपी। मुख्यमंत्री ने सिदौली विधानसभा को बड़ी सौगात दी। सीएम के साथ प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज लखनऊ से स्टेट ब्यूरो चीफ विनीता रानी बिन्नी की रिपोर्ट। लखनऊ मंडल द्वारा शेषनाग ट्रेन का सफल परिचालन। लखनऊ मंडल द्वारा शेषनाग ट्रेन का सफल परिचालन किया गया। ये एक लॉन्ग हॉल ट्रेन है जो कि 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर बनाई गई है। इस शेषनाग मालगाड़ी में 126 माल डिब्बे, 3 ब्रेकवान तथा 3 विद्युत इंजन लगे हुए थे। इस मालगाड़ी की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर के करीब है। ये प्रयास लखनऊ मुरादाबाद अंबाला रेलखंड मार्ग से अतिशीघ्र अथवा कम समय में एक ही बार में 3 मालगाड़ियों के परस्पर संचालन का सफल प्रयास है। ये शेषनाग मालगाड़ी लखनऊ यार्ड से सुबह 9:32 पर चलकर मुरादाबाद स्टेशन पर शाम 5 बजे पहुंची। इस शेषनाग मालगाड़ी के निर्माण में मंडल रेल प्रबंधक सुरेश कुमार सप्रा के कुशल मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के रोरा एवं लखनऊ यार्ड के कर्मचारियों के प्रतिबद्ध प्रयास से इस शेषनाग मालगाड़ी का सफल परिचालन किया गया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए लखनऊ से ब्यूरो चीफ विनीता रानी बिन्नी की रिपोर्ट। जिला उद्योग व्यापार मंडल बलरामपुर और समाजवादी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष संजय मोदी ने कहा है कि व्यापारियों के साथ वर्तमान भाजपा सरकार काफ़ी भेदभाव कर रही है और मनमाने ढंग से जीएसटी का कानून व्यापारियों पर लादकर भाजपा ने व्यापारियों को चारों तरफ से परेशान कर दिया है। महंगाई की मार से व्यापारी भी परेशान नजर आ रहे हैं। आगामी 2022 के चुनाव में सपा के उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। बलरामपुर जनपद सहित उत्तर प्रदेश के व्यापारी एकजुटता के साथ निश्चित रूप से व्यापारियों के प्रबल समर्थन आगामी 2022 के चुनाव में सपा को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका अवश्य दिया जाएगा। उन्होंने झारखंडी रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव कराए जाने की मांग रेलवे प्रशासन गोरखपुर और जिला प्रशासन बलरामपुर से की है। उन्होंने बताया इस संबंध में कई बार व्यापार मंडल के द्वारा प्रदर्शन, रेल रोको आंदोलन करके पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन को मांग पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट के साथ समाचार विभाग से प्रधान संपादक शिवमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। आज उप कृषि निदेशक के सौजन्य से कृषि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस किसान मेले में उद्यान विभाग द्वारा स्टॉल लगाया गया था, जिसमें सब्जी मिनी किट बीज का वितरण किया गया। इसमें किसानों से 20 रुपये टोकन मनी लेकर के उनको बीज उपलब्ध कराया गया, क्योंकि ये 90% अनुदान पर जो है ये मिनी किट दिया जाना था। एक मिनी किट का मूल्य जो है 200 रुपया, जिसका 90% अनुदान पर उसे भी मात्र 20 रुपये टोकन मनी लेकर के किसानों में वितरित किया गया। लगभग आज करीब 1500 कृषकों को जो है ये वितरित किया गया। और इसके साथ साथ प्रत्येक किसान को राजकीय पौधशाला तिलकपुर से अमरूद के पौधे दिए गए। एक किसान को उसकी आवश्यकता अनुसार पौधे उपलब्ध कराए गए, निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। और इस तरह से एक ट्रैक्टर पौधे आए थे, लगभग 1500 के आसपास था इसमें पौधे, जिसमें आवश्यकता के अनुसार किसानों ने उसमें बड़े उसके साथ मतलब खुशी से उसको ग्रहण किया लिया। हाँ, और किसी ने 2 पौधे, किसी ने 4 पौधे, किसी ने 6 पौधे, बहुत सारे पौधे किसान निःशुल्क ले गए। इस तरह से उद्यान विभाग द्वारा वृक्षारोपण के साथ साथ सब्जी मिनी किट का वितरण किया गया। सब्जी किट में नॉट फॉर सेल लिखा हुआ था। किसानों का कहना है कि सर ये 20 रुपये हम लोगों से लिए गए, किसानों ने बताया, तो ये ऊपर से आदेश है, यहाँ से सर आपके द्वारा निर्देशित किया गया कि 20 रुपये लिए जाएं। यह भ्रांति मैं दूर कर देना चाहता हूँ जी कि ये जो नॉट फॉर सेल लिखा गया है, ये इसलिए लिखा गया है कि आप उसको ले जा कर के कहीं दूसरे को ना बेचें। और ये 90% अनुदान पर मात्र 20 रुपये टोकन मनी लेकर के दिया जा रहा है, लेकिन किसान इसको ले जाकर कहीं दूसरे को ना बेचे, स्वयं इसका उपयोग करें, इसलिए ये लिखा गया है।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट विस्तार के बाद बलरामपुर सदर विधानसभा से विधायक पलटू राम को राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद से ही भाजपा खेमे में खुशियों की बहार आ चुकी है। राज्य मंत्री पलटू राम का जनपद में पहली बार आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। क्षेत्रीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर राज्य मंत्री ने तहे दिल से जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बलरामपुर के विकास के लिए पूर्व की तरह सतत प्रयास करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि अभी तक विधायक की हैसियत से जिले के विकास के लिए प्रयासरत था और अब राज्य मंत्री होने के नाते प्रयास और तेज गति से बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जिले में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज के साथ साथ बाईपास मार्ग पर आरोही रेलवे ब्रिज सहित तमाम विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने का कार्य जारी रहेगा। ब्यूरो चीफ बलरामपुर की रिपोर्ट के साथ समाचार विभाग से प्रधान संपादक शिवमणि त्रिपाठी, सह संपादक डॉक्टर माधुरी भट्ट। विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को और बलरामपुर जनपद के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने 2017 के चुनाव में बलरामपुर जनपद के चारों विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में अपना बहुत अमूल्य सहयोग देने का काम किया था। इसके लिए मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं अपने उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि जिन्होंने मुझे मैं अनुसूचित जात में पैदा हुआ और मुझको ये नहीं पता था, ना मेरे परिवार वालों को, ना मेरे किसी भी रिश्तेदार नातेदार को कि सत्ता क्या होती है, राजनीति क्या होती है, विधायक क्या होता है। वो उनके स्वप्न में था। आज उस स्वप्न को साकार करने का काम माननीय योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने किया है कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मुझे स्थान दे करके बहुत बहुत हमारा पूरे समाज का दिल जीतने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने किया। जिला उद्योग व्यापार मंडल बलरामपुर और समाजवादी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष संजय मोदी ने कहा है कि व्यापारियों के साथ वर्तमान भाजपा सरकार काफी भेदभाव कर रही है और मनमाने ढंग से GST का कानून व्यापारियों पर लादकर भाजपा ने व्यापारियों को चारों तरफ से परेशान कर दिया है। महंगाई की मार से व्यापारी भी परेशान नजर आ रहे हैं। आगामी 2022 के चुनाव में सपा की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। बलरामपुर जनपद सहित उत्तर प्रदेश के व्यापारी एकजुटता के साथ निश्चित रूप से व्यापारियों के प्रबल समर्थन आगामी 2022 के चुनाव में सपा को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका अवश्य दिया जाएगा। उन्होंने झारखंडी रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव कराए जाने की मांग रेलवे प्रशासन गोरखपुर और जिला प्रशासन बलरामपुर से की है। उन्होंने बताया इस संबंध में कई बार व्यापार मंडल के द्वारा प्रदर्शन, रेल रोको आंदोलन करके पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन को मांग पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट के साथ समाचार विभाग से प्रधान संपादक शिवमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। केंद्र में बैठी हुई गूंगी बहरी सरकार ये कुछ सुनी नहीं रही है पब्लिक की। इसको ये नहीं मालूम है कि बलरामपुर रेलवे स्टेशन से कई गुना ज़्यादा झारखंडी रेलवे स्टेशन की आय है। अगर यहाँ पर उस ट्रेन को ठहराव कर दिया जाए तो उसकी आय और बढ़ जाएगी। बहुत लोग बलरामपुर न जाकर के बस से निकल जाना पसंद करते हैं और कई बार धरना प्रदर्शन किया गया व्यापारियों द्वारा, लेकिन सरकार को सुनी नहीं रही। हम लोगों पे सरकार आने दीजिए, हम लोग जो है सरकारी स्तर पर उसकी लिखापढ़ी करवा करके। वर्तमान प्रदेश सरकार में व्यापारी के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए जो सुविधाएं का बयानबाजी किया जा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? अब आपने खुद सुन लिया होगा, देखा होगा, अभी कोई व्यापारी लूटा गया है आपके मथुरा में जो है, और रोज़ कुछ न कुछ कांड रोज़ प्रदेश में रोज़ अखबार की सुर्खियाँ खाली व्यापारी ही बन रही हैं। यानी भाजपा शासन में व्यापारी सुरक्षित नहीं है। अब उसको बताने की आवश्यकता है रोज आप ही के।
नवयुग कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग की नवज्योतिका संस्था और कथा रंग लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि गुप्त ने कथा रंग संस्था का परिचय दिया और अध्यक्ष नूतन वशिष्ठ एवं सचिव अनुपमा शरद को पौधा भेंट किया। कथा रंग की सदस्य कनिका अशोक और मालविका जी द्वारा अमृता प्रीतम की कहानी कर्मावाली का वाचन किया गया। बीए पंचम सेमेस्टर की छात्रा प्रियंका द्वारा एक हिंदी कविता प्रस्तुत की गई। प्रेमचंद की कहानी चोरी का वाचन नूतन वशिष्ठ और सत्य प्रकाश द्वारा किया गया। छात्रा रूपाली शर्मा ने कविताएं सुनाई। कथा रंग की सचिव अनुपमा शरद ने हरिशंकर परसाई का व्यंग्य इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर सुनाकर मंत्र मुग्ध कर दिया। अंत में प्राचार्य षष्ठी श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी ने किया। इस अवसर पर हिंदी विभाग की डॉक्टर कल्पना गुप्ता, डॉक्टर अमिता रानी, डॉक्टर मंजुला यादव, डॉक्टर राधा शर्मा उपस्थित रहीं। यूपी इंडिया लाइव के लिए लखनऊ से विशिष्ट संवाददाता डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी की विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एमआईएम की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ रही है। जिनकी आवाज़ को कोई नहीं उठा रहा है, उनके आवाज़ को एमआईएम बुलंद कर रही है। उत्तर प्रदेश के 100 सीटों पर एमआईएम आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी। भाजपा को चुनावी पराजय केवल एमआईएम दिला सकती है। सपा और बसपा भाजपा को चुनाव में कतई मात नहीं दे पाएगी। प्रख्यात नेतृजन एवं एमआईएम के वरिष्ठ नेता विधानसभा क्षेत्र उतरौला के प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब के विचारों को सुनने के लिए जनता की जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, उनकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश की जनता में अब काफ़ी बढ़ गई है। भाजपा को छोड़कर एमआईएम किसी भी राजनीतिक दल से यदि मौका मिलता है तो समझौता कर सकती है। सभी के लिए एमआईएम के दरवाजे खुले हैं और जनता की सेवा के लिए एमआईएम सदैव तत्पर है। जैसे रोहित वेमुला हुआ, जैसे अखलाक हुआ, जैसे मॉब लिंचिंग हो रही, जैसे लोगों को सताया जा रहा है। अब बाकी सब लोग तो कंपटीशन में ये बने हुए हैं कि भाई कोई जनेऊ पहन रहा है, कोई गदा ले रहा है, कोई त्रिशूल ले रहा है और बीजेपी से हिंदुत्व के नाम पर मुकाबला करने के लिए निकले हुए हैं। ये मुनासिब नहीं है ना। आपको समाजवाद, सेकुलरिज्म, संविधान के बुनियाद पर लड़ाई लड़ना चाहिए और सेकुलरिज्म, संविधान और समाजवाद के बुनियाद पर अगर कोई लड़ रहा है तो सुप्रीम वैसी लड़ रहे हैं। एक आदमी है जो भारत के संविधान की इस वक्त रक्षा कर रहा है। ना मायावती कर रही है, ना मुलायम अखिलेश कर रहे हैं और ना तो सोनिया गांधी राहुल कर रहे हैं। जो भारत के संविधान को हाथ में लेके और मोदी और अमित शाह को भारत के पार्लियामेंट में चुनौती देता है। तो नो डाउट जो लोग ऐसे लोग हैं, दबे कुचले लोग जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाने वाला है, वो इसी के साथ की तरफ और एमआईएम की तरफ आकर्षित हो। इसलिए हमारी पार्टी की पॉपुलरिटी पूरे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और इंशाअल्लाह आपकी हमारी विधानसभा में हमारे विधायक जीत के जाएंगे और लोगों के मसाइल को उसी तरह उठाएंगे जैसे ओवैसी साहब पार्लियामेंट में उठाते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई सरकार बनती है तो हमारे बिना समर्थन के नाम, जैसे मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जी के बेटे को सिर्फ 110 सीट मिली। अगर 117 सीट मिल गई होती तो क्या 5 लोगों का रैंक के लोगों का समर्थन न लेते? तो अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हम बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए मतलब और लोगों के साथ सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। इस प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।